मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सभी ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्नों का अध्ययन उत्तर सहित किया। मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सही है। आज हम लोग विषयनिष्ठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैट्रिक एग्जामिनेशन में 50 नंबर का हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होता है, 50 क्वेश्चन करना होता है। लेकिन 2021 से 100 क्वेश्चन आने लगा। उस 100 में जो 50 आसान मुझे लगता है, उन 50 प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। वह ऑब्जेक्टिव जो 100 आया था मैट्रिक एग्जामिनेशन 2021 में, उन सब का सही उत्तर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आज के इस क्लास में, इस वीडियो में मैं विषयनिष्ठ जो आपका खंड ब है, ये खंड ब है और इस खंड ब के प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें 5 क्वेश्चन होंगे जो विषयनिष्ठ होगा। पहला क्वेश्चन गद्यांश के रूप में होता है, जो अ और ब करके देता है। पहला गद्यांश 7 नंबर का, दूसरा 6 नंबर का, यानी 13 नंबर का 2 गद्यांश का हमें प्रश्नोत्तर करना होता है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं, प्रश्नोत्तर के बाद आ जाता हमारा पत्र लेखन। और वह पत्र लेखन जो है 2 लिखना होता है, हमें संस्कृत में पत्र लिखना होता है, वह 8 अंक का होता है। फिर अनुच्छेद के बाद जो है अनुवाद, और अनुवाद के बाद 8 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है, जो अभी इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गद्यांश पर आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ खंड ब है, विषयनिष्ठ प्रश्न, और अपठित गद्यांश से 13 अंक का पूछता है, जैसा हम आप लोगों को बताए। तो ये कह रहा है कि जो नीचे लिखे गए गद्यांश हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखते हैं हम लोग। अब इसमें होता क्या है कि अ में ही 2 गद्यांश दिया रहता है, दोनों में से हमें किसी एक को लिखना होता है। अभी हम आप लोगों को दोनों गद्यांश का अध्ययन कराएंगे, लेकिन परीक्षा में हमें एक ही गद्यांश लिखना होता है। फिर एक पहले क्वेश्चन का ही ब हो जाता है, और ब में भी 2 गद्यांश दिया रहता है जो 6 नंबर का होता है, उसमें भी किसी एक गद्यांश का लिखना होता है। हम चारों गद्यांश का आपको अध्ययन कराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होती है कि पहले इस गद्यांश को हम पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, इस गद्यांश को समझें। जब तक हम इस गद्यांश को नहीं समझेंगे तब तक इसमें से हम उत्तर नहीं निकाल पाते हैं। देखते हैं, गद्यांश से लिखता है, ग्रामीणा दैनिक आवश्यकतां पूर्ते तु ग्रामात् एव कुर्वन्ति। कह रहा है कि ग्रामीणा माने ग्रामीण लोग, गांव में रहने वाले लोग अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो ग्रामात् एव, गांव से ही, कुर्वन्ति करते हैं, गांव से ही करते हैं। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारी दैनिक आवश्यकताएं हैं मनुष्य के, और वे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांव से ही करते हैं। चणकान, गोधूमान, तंडुलान, शर्करा, द्विदलान, शाकान, वस्त्राणि च ग्रामात् एव लभन्ते। कह रहा है कि चना, गेहूँ, चावल, मिठा जो गन्ना है, दाल, साग सब्जी और वस्त्र ग्रामात् एव लभन्ते, उन्हें गांव से ही प्राप्त हो जाते हैं। करगद पुस्तकानि तु समीपस्थ नगरम गत्वा एव क्रीडन्ति। आपको दिख रहा है, करगद पुस्तकानि तु समीपस्थम नगरम गत्वा एव क्रीडन्ति। कह रहा है कि कागज और पुस्तकें समीपस्थम नगरम, जो समीप में नगर होता है, समीप में शहर, गत्वा वहाँ जाकर ही क्रीडन्ति खरीदते हैं। उत्पादितम अधिकम अन्नम विक्रेतुम समीपस्थाम मंडिम नयन्ति। करा उत्पादितम अधिकम अन्नम, जो उनके द्वारा अधिक अन्न उत्पादित किया गया है, अन्नम विक्रेतुम, उस अनाज को बेचने के लिए, समीपस्थाम मंडिम नयन्ति, अपने समीप का जो मंडी है, जो अनाज की मंडी है जहाँ पर क्रय विक्रय होता है, उस समीपस्थ नजदीक के मंडी में ले जाते हैं।
किसानों द्वारा जो अधिक अनाज उपजाया जाता है उस अनाज को बेचने के लिए वे लोग नज़दीक के मंडी में ले जाते हैं। अब कह रहा है कि यदि ग्रामे विद्यालयः नास्ति तदा ग्रामवासिनः स्वबालान् पठनाय नगरेषु प्रेषयन्ति। यहाँ दिख रहा है। अब कह रहा है कि यदि ग्रामे विद्यालयः नास्ति तदा ग्रामवासिनः स्वबालान् पठनाय नगरेषु प्रेषयन्ति। कह रहा है कि यदि गांव में विद्यालय नहीं है तब गांव में रहने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नगरों में ले जाते हैं, नगरों में प्रेषयन्ति भेजते हैं। ऐसे भी आज के समय में भी ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ हर जगह शिक्षा की उतनी उच्च शिक्षा की उपलब्धता नहीं है, तो लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को शहरों में भेजते हैं। चित्रपटादि दर्शनार्थम अपि ग्रामीणाः नगरम गच्छन्ति। कह रहा है कि चित्रपटादि दर्शनार्थम सिनेमा इत्यादि देखने के लिए भी ग्रामीण नगरों में जाते हैं। ये हो गया इस गद्यांश का अर्थ। अब इस गद्यांश के आधार पर ही हम प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। और यहाँ आ गया हमारा, ये कह रहा है स्पेस कम है, इसी में देख रहे हैं हम। सबसे पहले कह रहा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हमको कैसे उत्तर देना है? सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, इंस्ट्रक्शन को पूर्णतः फॉलो करना है। अब कह रहा है कि एक पदेन, यानी हमको उत्तर एक शब्द में ही देना है और उत्तर पुस्तिका में सिर्फ उत्तर ही लिखा जाता है। पूछ रहा है ग्रामीणाः दैनिक आवश्यकतां पूर्ति कुतः कुर्वन्ति। ग्रामीण दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ करते हैं? अभी पढ़े हम लोग, कहाँ करते हैं? तो गांव से। कहाँ से करते हैं? तो इसका सिर्फ उत्तर हम क्या लिख देंगे? यहाँ स्पेस है 1 और यहाँ जैसे मान लो मैं उत्तर लिखना आरंभ किया तो उत्तर में हम किसका लिख रहे हैं? अ का लिख रहे हैं। उत्तर अ का लिख रहे हैं। अ का ये क्या है? पहला है और पहले का क्या है? क है। तो क का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रामात। क का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामात। सिर्फ एक शब्द मैंने क्या लिख दिया? ग्रामात। ठीक वैसे ही अब ख का उत्तर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कह रहा है कि ग्रामीणाः किमर्थम नगरम गच्छन्ति। ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग क्यों नगर में जाते हैं? तो अंतिम वाक्य मिला था हमें, चित्रपटादि दर्शनार्थम अपि ग्रामीणाः नगरम गच्छन्ति, यानी ग्रामीण जो है किस लिए नगर को जाते हैं? तो चित्रपटादि दर्शनार्थम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्रपटादि दर्शनार्थम। दर्शनार्थम ये हो गया हमारा चित्रपटादि दर्शनार्थम। यानी एक शब्द में कहा तो हम एक एक शब्द में ही इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ लिखा भी है 2 × 1 = 2, यानी 2 क्वेश्चन है लेकिन एक एक नंबर का है और आपको एक शब्द में ही लिखना है। तो इस तरह हम परीक्षा में जब भी लिखें तो इस प्रकार ही लिखें। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पेज पर आ गए हम लोग। नेक्स्ट पेज पर कहता है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका मतलब हो जाता है कि पूरे वाक्य में, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य से अधिक भी हो सकता है। पूर्ण वाक्य माने पूरा वाक्य में उत्तर लिखिए और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी ये जो आपका उत्तर होगा 1 2 नंबर का होगा, 2 लिखना है यानी 4 नंबर का हो गया। तो कह रहा है कि ग्रामीणाः नगरम गत्वा किम क्रीडन्ति। ग्रामीण नगर में जा करके क्या खरीदते हैं? तो अभी पढ़े थे हम लोग पीछे गद्यांश में क्या खरीदते हैं? करगद पुस्तकानि। नहीं, तो इसका उत्तर हमको लिखना होगा तो यहाँ लिख देंगे कि ग्रामीणाः नगरम गत्वा, लिख ही देते हैं हम। वहाँ भी आप जैसे आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यहाँ दूसरे का लिख रहे हैं हम, यहाँ स्पेस है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर ही। यहाँ उत्तर लिख रहे हैं हम और उससे लिखते ही आ रहे हैं ना, तो उत्तर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 लिख देंगे और 2 का क्या है? क है, तो क का उत्तर हम लिखना आरंभ कर देंगे। अब वहाँ न लिख करके हम इस प्रश्न के नीचे ही लिखते हैं। उस प्रकार से पहले कर लेंगे
तो यहाँ लिखा ग्रामीणा नगरम गत्वा किम क्रीडन्ति, तो यहाँ उत्तर हमारा हो जाएगा ग्रामीणा नगरम गत्वा करगद, अभी पढ़े हम लोग, करगद पुस्तकानि क्रीडन्ति, क्रय करते हैं। ये हो गया आपके पास। यदि मैट्रिक एग्जामिनेशन जो हुआ फर्स्ट सीटिंग में, उस संस्कृत के प्रश्न पत्र को भी आप देख सकते हैं, वही प्रश्न पत्र है, यह किसी बच्चे से हम लिए हैं, वह परीक्षा दे के आया है। तो फिर अब हम देखते हैं कहाँ, क्वेश्चन ख को कह रहा है कि ग्रामीणा समीपस्था मंडिम किम नयन्ति, ग्रामीण जो है समीप के मंडी में क्या ले जाते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा और इसका उत्तर हो जाएगा कि ग्रामीणा समीपस्था मंडिम उत्पादितम अधिकम अन्नम विक्रेतुम नयन्ति, इतना लिखेंगे। ये क का हो गया और ख का उत्तर हमको लिखना होगा, तो लिखेंगे कि ग्रामीणा समीपस्थाम मंडिम, यहाँ तक हो गया आपका। और किम नयन्ति क्या ले जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा उत्पादितम अधिकम अन्नम, उत्पादितम अधिकम अन्नम विक्रेतुम माने बेचने के लिए, नयन्ति ले जाते हैं। इतना, ये एक वाक्य हो गया, ये भी एक वाक्य हो गया। यदि आपने इस प्रकार लिखा है, या भविष्य में जो 2022-23 इत्यादि में मैट्रिक एग्जामिनेशन देने वाले हमारे छात्र हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार ही मैट्रिक के एग्जामिनेशन में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम तो यहाँ आपके प्रश्न पत्र के ऊपर ही लिख रहे हैं। और फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है अ का ही कि अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो टोटल गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह जो है किससे संबंधित है, तो ग्राम्य जीवनम, इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए, ग्राम्य जीवनम। तो हम लिख देंगे यहाँ ग्राम्य जीवनम। सिर्फ तीसरा का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम्य जीवनम, और इस पर हमको 1 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार मैंने एक एक पद में उत्तर लिखा, तो 2 अंक वो हो गया, और 2 4, 2 6 और 1 7 नंबर का अगद्यांश होता है। अब कह दिया कि यदि आपने ये नहीं लिखा तो आप कहाँ आ जाइए, अथवा में आ जाइए, यानी वो गद्यांश नहीं लिखे हैं तो ठीक वैसा ही 7 नंबर का एक गद्यांश आपको इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। मैं आपको दोनों का अध्ययन करा देता हूँ। तो यहाँ यदि आपने पहला नहीं लिखा है, पहला आपको यदि कठिन लग रहा है, तो आप दूसरे को लिखेंगे, और यहाँ अब हम दूसरे का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ अथवा आ गया। अथवा के बाद कह रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम गद्यांश को पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं, और समझने के बाद इस पर जो आधारित प्रश्न है उन प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। तो अभी हम इस जो है देखते हैं अनुच्छेद को। तो ये गद्यांश कह रहा है कि भाषा विज्ञानस्य सम्यक ज्ञानार्थम संस्कृतस्य ज्ञानम अनिवार्यम अस्ति। कह रहा है कि भाषा विज्ञान का एक एक पद को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक एक वाक्य को जो हम समझ जाएंगे, इसके अर्थ को जान जाएंगे, तो उत्तर लिखने में हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि गद्यांश देने का मतलब ही होता है कि इसी गद्यांश पर आधारित हमारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में छुपा होता है। तो भाषा विज्ञान का सम्यक ज्ञानार्थम माने सम्यक ज्ञान के लिए संस्कृतस्य ज्ञानम अनिवार्यम अस्ति, संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा विज्ञान के सम्यक ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। फिर लिखा काव्य शास्त्रस्य नाट्य शास्त्रस्य च अपि विवेचनम संस्कृतस्य ज्ञानम बिना न कोऽपि कर्तुम शक्नोति। काव्य शास्त्र का और नाट्य शास्त्र का, काव्य शास्त्र का और नाट्य शास्त्र का अपि विवेचन संस्कृतस्य ज्ञानम बिना, संस्कृत के ज्ञान के बिना कोऽपि न कोऽपि कर्तुम शक्नोति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है।
कह दिया यहाँ दूसरे वाक्य में हमारे कि काव्य शास्त्र के और नाट्य शास्त्र के भी विवेचन में संस्कृत के ज्ञान के बिना कोई भी नहीं कर सकता है, उसका विवेचन नहीं कर सकता है। आगे लिखा भारतीय पुरातत्वस्य छात्राणां कृते तु संस्कृतस्य ज्ञानम अपरिहार्यम वर्तते। भारतीय पुरातत्व के छात्रों के लिए तो संस्कृत का ज्ञान अपरिहार्य है, एकदम आवश्यक है, जरूरी है। प्राच्य भारोपीय भाषाणां सम्यक परिपालनाय संस्कृतस्य ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते। कह रहा है कि प्राच्य भारोपीय भाषाओं के सम्यक पालन के लिए संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है। जो प्राच्य भारोपीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को जानने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है। भारतीय धर्मस्य संस्कृतेः तत्वज्ञानस्य च परिशीलनार्थम संस्कृतमेव एकः आधारः अस्ति। कह रहा है कि भारतीय धर्म का, संस्कृति के तत्व ज्ञान के लिए और उसके परिशीलन के लिए संस्कृत ही एक आधार है। यानी यदि हमें अपने संस्कार को भी जानना होगा, हमारी संस्कृति को जानना होगा, इस भारत की संस्कृति को जानना होगा, तब भी संस्कृत उपयोगी है और संस्कृत को हमें जानना होगा। यदि हम संस्कृत को नहीं जानते हैं तो हम इस भारत की संस्कृति को नहीं जान सकते, इस भारत के संस्कार को जानने में असमर्थ रह जाएंगे। तो ये हो गया हमारा गद्यांश, और अब इस गद्यांश पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न, यहाँ दिया है एक पदेन उत्तरत। ठीक वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पहले वाले गद्यांश को बनाया। अभी कह रहा है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में इसका भी हमें उत्तर देना होगा। और लिखता है कि भारतीय पुरातत्वस्य छात्राणां कृते संस्कृतस्य ज्ञानम किम वर्तते। भारतीय पुरातत्व के छात्रों के लिए संस्कृत का ज्ञान क्या है, क्या है? तो इसका उत्तर क का क्या हो जाएगा यहाँ? अपरिहार्यम। हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ अपरिहार्यम, सिर्फ एक पद इसका उत्तर होगा, अपरिहार्यम। दूसरा कहता है कि भारतीय धर्मस्य परिशीलनार्थम एकः एव आधारः किमस्ति। भारतीय धर्म के परिशीलन का एक ही आधार क्या है? तो एक ही आधार क्या है? यहाँ हम लोगों ने पढ़ा, एक ही आधार क्या है? संस्कृतम। एक ही आधार क्या है? संस्कृतम। ख का उत्तर हो जाएगा संस्कृतम। बस एक एक पद में उत्तर दे देना है, और एक एक पद में जब मैंने उत्तर दे दिया तो हमको सही सही यदि लिख दिए हैं हम, या इस प्रकार से ही परीक्षा में लिखेंगे। जो भी भावी मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं ध्यान से देखेंगे, गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, और समझने के बाद जैसा कहा गया है वैसे प्रश्नों का उत्तर हमें लिखना है। तो अब हम देखते हैं एक पद के बाद क्या लिखना होता है हमें। एक वाक्य में दो उत्तर लिखना होता है। अब उसको देखते हैं। अब इसके बाद आ गया पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पूर्ण वाक्य में लिखना है, ये कह रहा है कि को अपि संस्कृतस्य ज्ञानम विना किम कर्तुम न शक्नोति। कोई भी संस्कृत के ज्ञान के बिना क्या नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? अभी गद्यांश में पढ़े, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? को अपि संस्कृतस्य ज्ञानम विना काव्य शास्त्र से नाट्य शास्त्र से च विवेचनम करतुम न शक्नोति। हमने पढ़ा था अभी। तो यहाँ इसका उत्तर हम लिख देंगे क का उत्तर लिख देंगे। को अपि संस्कृत से ज्ञानम बिना किम करतुम न शक्नोति। तो हो जाएगा को अपि संस्कृत से ज्ञानम बिना, को अपि संस्कृतस्य ज्ञानम बिना, को अपि संस्कृतस्य ज्ञानम बिना काव्यशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य च, काव्यशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य च
विवेचनम कर्तुम न शक्नोति, और इसमें जोड़ देंगे विवेचनम कर्तुम न शक्नोति। हमको लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है, आपको तो उत्तर पुस्तिका प्राप्त होगी, उसमें लिखना होगा आपको। ख पर आ गए, कथम संस्कृत से ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते, कैसे संस्कृत का ज्ञान अति आवश्यक है। तो ख का उत्तर हम क्या लिख देंगे अभिगद्यांश के आधार पर? लिख देंगे किसको तो प्राच्य भारोपीय भाषाणाम सम्यक परिपालनाय संस्कृत से ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्राच्य भारोपीय भाषाणाम, प्राच्य भारोपीय भाषाणाम, प्राच्य भारोपीय भाषाणाम सम्यक परिपालनाय, सम्यक परिपालनाय, सम्यक परिपालनाय संस्कृत से ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते। यहाँ लिख देंगे संस्कृतस्य ज्ञानम अति आवश्यकम वर्तते। फिर आगे हम कहाँ? तीसरे पर। पहला गद्यांश भी हमारा ऐसा ही था, और दूसरे में भी हमको अब क्या लिखना है? शीर्षक कह रहा है कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो यह गद्यांश संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शा रहा था, तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो हम क्या लिख देंगे? संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषायाः महत्वम, ये हो जाएगा हमारा उचित शीर्षक। और इस पर 1 नंबर मिल गया। तो 1, 2, 3 और 2, 5, और जो एक एक पद में मैंने उत्तर लिखा 2 नंबर, उसका 7 नंबर। तो या तो 7 नंबर का अथवा वाला ये बनाना है, या जो पहले हम लोगों ने अध्ययन किया वो बनाना है। यानी इन दोनों में से एक गद्यांश हमें बनाना ही होता है। इसके बाद आ जाता है, आप देखिए, ब। अभी तक हम लोगों ने अ गद्यांश का अध्ययन किया। जैसा हम बताए थे आप लोगों को कि ब गद्यांश कितने का होता है? 6 नंबर का होता है। तो 7 नंबर वाला हम लोग अध्ययन कर लिए। 2 गद्यांश होता है, अब हम लोग अध्ययन करेंगे 6 नंबर वाला। देखते हैं इस गद्यांश को अब। ख गद्यांश कहता हमारा जल मालिन्यमिति किम, यानी जल की गंदगी क्या है, जल की मलिनता क्या है। जले यदा अनपेक्षितानि हानिकारकाणि विषाक्तानि रासायनिक वस्तुनि अम्लानि तैलादीनि विलीयन्ते तदा तादृशं जलं प्राणधारणाय उपयोगाय वा योग्यम न भवति। कह रहा है कि जल में जब अनापेक्षित हानिकारक विषैले रासायनिक वस्तुएं, अम्ल, तेल इत्यादि मिले होते हैं, तब वैसा जल प्राण धारण करने के लिए या उपयोग के लिए योग्यम न भवति, योग्य नहीं होता है। इदम जल मालिन्यमिति उच्यते, इसे ही जल की मलिनता कहा जाता है, इसे ही जल की गंदगी कहा जाता है, दूषित जल कहा जाता है। एतादृशे मलिने जले जलजंतवः जीवितुम अशक्ता भवन्ते सद्यो म्रियन्ते च। कह रहा है कि ऐसे मलिन जल में जो जलीय जीव रहते हैं, जीवितुम अशक्ता, वह जीने में अशक्त हो जाते हैं, सद्यो म्रियन्ते च, और बहुत जल्दी मर जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों का भी सांस फूलने लगता है, कोई कहीं कहीं पर वैसा अभाव हो जाता है ऑक्सीजन का। आगे ऐसे मलिन जल में जो जलीय जीव हैं, जल जंतु हैं, जीवितुम अशक्ता भवन्ति, जीने पर क्या हो जाते हैं? रोगी हो जाते हैं, सद्यो म्रियन्ते च, और बहुत जल्दी मर जाते हैं। फिर कह रहा है जल जंतुनाम प्राण धारणाय जले विलीनः ऑक्सीजन अनिलः अति आवश्यक। कह रहा है कि जल जंतुओं के प्राण धारण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन अनिल, ऑक्सीजन हवा अति आवश्यक है। ये हमारा गद्यांश है। जैसा मैं कहा, आप लोग जो पहले 2 गद्यांश पढ़े उसमें किसी एक को बनाना है, वो 7 अंक का है, और ये जो हम लोग अभी अध्ययन कर लिए उसका भी एक अथवा मिलेगा। ये दोनों में से एक बनाना होता है, और ये 6 नंबर का है। यदि ये मेरा अध्यापन, मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप
इसे लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि हम समझेंगे कि हमारे छात्रों को हमारी पूरी बात भली प्रकार समझ में आ रही है। तो देखते हैं हम एक पदेन उत्तरत, इसमें भी आ गया एक शब्द में उत्तर दीजिए, और यहाँ लिख दिया एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। कह मलिनम जलम किमर्थम योग्यम न भवति, मलिन जल जो दूषित जल है कैसे योग्य नहीं होता है। क्या इसका उत्तर लिख देंगे? प्राण धारणाय व उपयोगाय, अभी पढ़े हम लोग, तो या तो इसका उत्तर हम लिख देंगे प्राण धारणाय, क का हो जाएगा, एक पद में लिखना है एक शब्द में, तो लिख देंगे प्राण धारणाय, लिख देते हैं तो सही है। या ये नहीं लिख के हम यदि लिख देते हैं उपयोगाय भी लिख देते हैं तब भी यह सही है, यानी दोनों में से एक ही लिखना है, एक नंबर का है, एक पद में उत्तर देना। ख कहता है कि के मलिने जले जीवितुम अशक्ता भवन्ति, अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन अशक्त हो जाते हैं भाई, रोगी हो जाते हैं, तो जल जंतव जो जल में रहने वाले जलीय जीव हैं वो। तो ख का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जल जंतव, जल जंतव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक पद के बाद हम एक वाक्य वाले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अब एक शब्द वाले के बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें दो ही होता है, वो जो तीसरा क्वेश्चन होता है जो शीर्षक पूछता है एक नंबर का, वो नहीं होता। मैं पहले ही बताया था कि पहला गद्यांश जो हमारा होगा वो 7 नंबर का होगा, और ये ब गद्यांश, अ के बाद जो ब गद्यांश है वो 6 नंबर का है, इसमें शीर्षक नहीं पूछता। तो पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। आप देख रहे हैं क प्रश्न है हमारा, जल मालिन्यम किमस्ति, जल की मलिनता क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा प्रथम वाक्य में ही इस गद्यांश की कि यदा जले अनपेक्षितानि हानिकारकाणि विषाक्तानि रासायनिक वस्तुनि अम्लानि विलीयन्ते तदा जल मालिन्यम अस्ति। तो ये लिख लेंगे आप, या लिख ही देते हैं। यहाँ क का उत्तर हो जाएगा हमारा कि यदा जले अनपेक्षितानि, यदा जले अनपेक्षितानि, अनपेक्षितानि हानिकारकाणि, हानिकारकाणि विषाक्तानि, विषाक्तानि रासायनिक वस्तूनि, रासायनिक वस्तूनि अम्लानि विलीयन्ते, अम्लानि विलीयन्ते तदा जल मालिन्यम अस्ति। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन पूरा हमको उत्तर लिखना ही पड़ता है। जल मालिन्यम भवति, इतना इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर। फिर आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर कह रहा है कि जल जंतुनाम प्राण धारणाय किम आवश्यकम अस्ति, जल जंतुओं के प्राण को धारण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल जंतुनाम प्राण धारणाय जले विलीनः ऑक्सीजन अनिलः आवश्यकम अस्ति। अंतिम वाक्य है इस गद्यांश का, वो लिख देंगे। ख ये भी इसका उत्तर लिख ही देते हैं। जल जंतुनाम प्राण धारणाय, जल जंतुनाम प्राण धारणाय, जल जंतुनाम प्राण धारणाय जले विलीनः ऑक्सीजन, जले विलीनः ऑक्सीजन, जले विलीनः ऑक्सीजन अनिलः आवश्यकम अस्ति, यही लिखा हुआ था, अनिलः आवश्यकम अस्ति। ये हो गया।
अब यदि ब जैसा मैं बता, ब में 2 पद्य हैं, एक पद्य का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, 6 नंबर हो गया है। ए 2 और 2 4 और एक एक पद वाला 2 नंबर 6 नंबर। यदि इसे हम नहीं बनाए हैं तो इसके अथवा वाला को बनाएंगे, यानी इन दोनों में से भी हमें एक को ही बनाना है। तो एक गद्यांश दिख रहा है, यदि जो गद्यांश अभी हम लोग पढ़ लिए वो बना लिए तो इसको नहीं बनाएंगे, यदि वो नहीं बनाए हैं तब हम इसको बनाएंगे। तो ये कह रहा है संस्कृत शिक्षायाम प्रथमा बाधा तावदेयम यत अस्याम शिक्षार्थिनाम प्रायेण अभाव एव वर्तते। संस्कृत शिक्षा में प्रथम बाधा तो यह है कि इस समय शिक्षार्थियों का प्रायः अभाव ही है, यानी संस्कृत शिक्षा को ग्रहण करने वाले लोगों का प्रायः इस समय अभाव है। संस्कृत शिक्षा क्षेत्रे वर्तमानस्य शिक्षार्थिनाम अभावस्य यदा कारणम अनिश्यते। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान शिक्षार्थियों के अभाव का जब हम कारण का खोज करते हैं तदा अस्माकम एषः एव निष्कर्षः, तब हम लोगों को यह निष्कर्ष प्राप्त होता है यत् कि संप्रति शिक्षायाः उद्देश्यमेव लौकिरेतात स्वीकृतम यत् विविधोपभोग साधनानाम अभिवृद्धये धनार्जनस्य सामर्थ्यम प्राप्येत। यहाँ से कह दिया कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान शिक्षार्थियों के अभाव का जब हम कारण का खोज करते हैं तब हम लोगों को यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आजकल के शिक्षा का उद्देश्य ही इस संसार में स्वीकृत जो विविध साधन है, उपभोग के साधन हैं, उनकी वृद्धि में धनार्जन का सामर्थ्य प्राप्त हो, वैसी शिक्षा को लोग ग्रहण करना चाहते हैं। तत्च संस्कृत शिक्षा उपेक्षा इतर शिक्षा भी इदानीम अनायासेन स्वल्पायासेन वा भवितुम शक्नोति। कह रहा है कि तब तो और तब जो है संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा जो दूसरे विषय की शिक्षा है उससे भी इस समय अनायास और कम प्रयास से लोग धनार्जन कर सकते हैं या कर पाते हैं, इसलिए या जो उनके उपभोग के साधन हैं वह प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ उपभोग के साधन के उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण की जा रही है। इसलिए संस्कृत शिक्षा का शिक्षार्थियों में अभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा इस गद्यांश का अर्थ हो गया। अब हमको करना क्या है कि इस गद्यांश के प्रश्न उत्तर को देखना है। तो यहाँ लिखा है एक पदेन, यहाँ लिखा एक पदेन उत्तरत। ई लिखा है कि शिक्षार्थिनाम अभावः कस्याम प्रथमा बाधा अस्ति। शिक्षार्थियों के अभाव, शिक्षार्थिनाम अभाव कस्याम प्रथमा बाधा अस्ति, किसके लिए प्रथम बाधा वही? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षायाम। कस्याम के एक पद में उत्तर लिखना होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षायाम। फिर हो गया शिक्षार्थिनाम अभावस्य किम अन्विष्यते, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थिनाम अभावस्य, शिक्षार्थियों के अभाव खोज से क्या प्राप्त होता है भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा धनार्जनम। ख का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? धनार्जनम, ये हो गया। फिर जो है अब ये आ जाते हैं जो एक वाक्य में उत्तर है। यहाँ लिखा पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये कह रहा है कि लोकैः शिक्षायाः उद्देश्यम किम स्वीकृतम, इस संसार में शिक्षा का उद्देश्य क्या स्वीकृत हुआ भाई? तो गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा लोकैः शिक्षायाः उद्देश्यम विविधोपभोग साधनानाम अभिवृद्धये धनार्जनस्य सामर्थ्यम स्वीकृतम। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? अब हम बोल देते हैं, आप अपने से भी लिख लेंगे या यहीं एक है तो लिख ही देते हैं। लोकैः शिक्षायाः उद्देश्यम, यहाँ क का उत्तर हो जाएगा लोकैः शिक्षायाः उद्देश्यम विविधोपभोग साधनानाम, विविधोपभोग साधनानाम, दिख रहा है आपको, साधनानाम
विविधोपभोग साधना नाम अभिवृद्धये, अभिवृद्धये धनार्जनस्य सामर्थ्यम स्वीकृतम। धनार्जनस्य सामर्थ्यम स्वीकृतम। आप गद्यांश से भी देख सकते हैं, यही बात लिखी हुई है, या हमारी लिखावट स्पष्ट समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है। ख कहता है कि अनायासेन स्वल्पायासेन वा धनार्जनम कैः भवितुम शक्नोति। तो लिख देंगे संस्कृत शिक्षा उपेक्षया। यहाँ ख का उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा उपेक्षया। संस्कृत शिक्षा उपेक्षया इतर शिक्षा भी इदानीम, इतर शिक्षा भी इदानीम अनायासेन स्वल्पायासेन, अनायासेन स्वल्पायासेन, स्वल्पायासेन वा भवितुम शक्नोति, वा भवितुम शक्नोति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इस ब के भी दो गद्यांशों में हम किसी एक गद्यांश को करेंगे, और ऐसे 2, 2, 4 और 2 जो एक एक पद वाला था 6 नंबर का ब गद्यांश आता है। उसके अनुरूप हम चारों गद्यांश का अध्ययन कर लिए। और पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 13 नंबर का। जैसा हम लोगों ने जाना, गद्यांश का पहला हो गया 7 नंबर का गद्यांश और दूसरा गद्यांश ब 6 नंबर का। 13 नंबर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब आ गए हम कहाँ, संस्कृत पत्र लेखनम। यह जो संस्कृत पत्र लेखन है यह 8 अंक का होता है, और इन प्रश्नों का उत्तर हमें संस्कृत में लिखा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखें। लिखा, नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। शैक्षणिक यात्रा का आयोजन करवाने के लिए आचार्य महोदय को एक आग्रह पत्र संस्कृत में लिखें। आपके विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। और एक है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अपनी छोटी बहन के जन्मदिन की बधाई देने के लिए उसको एक पत्र संस्कृत में लिखें। तो इन चारों में से हमें 2 प्रश्नों को लिखना होता है। इन चारों में से हमें 2 प्रश्नों को लिखना होता है, दोनों संस्कृत में लिखना होता है। अभी संस्कृत पत्र के लिए, इसके लिए हम स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे, जिसमें जो है चारों पत्र आ जाएंगे। अभी इस पर लिखना जो है पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी हम प्रधानाध्यापक को कैसे आवेदन पत्र लिखते हैं, मित्र को कैसे पत्र लिखते हैं, पिता को, बहन को, भाई को, इसके लिए मैंने पत्र लेखन का 2 वीडियो बना रखा है, जिससे हमारे बच्चे पूर्णतः लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी सब्सक्राइब करके जुड़ें, उसे देखें, और इसका भी हम आप लोगों को वीडियो प्रदान करेंगे, इन चारों प्रश्नों का भी। और इसके बाद अब संस्कृत पत्र लेखन के बाद संस्कृत अनुच्छेद आ जाता है, और संस्कृत अनुच्छेद भी हमें संस्कृत में लिखना होता है। किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना होता है, और इस पर जो है 7 वाक्य लिखते हैं। किसी पर भी, जैसे यहाँ लिखा वाल्मीकि, वर्षा ऋतु, हिमालय, दीपावली, विहार राज्यम, इन 5 में से हमें किसी एक पर लिखना होता है, 7 वाक्य में लिखना होता है, और उसका हमें 7 नंबर प्राप्त होता है सही सही जब हम लिखते हैं। तो यह भी हो गया हमारा। और ये पांचों अनुच्छेद जो है, इन 5 अनुच्छेदों का भी हम एक वीडियो बना देंगे। और ये 5 अनुच्छेद आप देख सकते हैं, क्योंकि भावी जो मैट्रिक 2022 के हमारे परीक्षार्थी हैं उससे लाभान्वित होंगे किस प्रकार अनुच्छेद को। और पीछे भी मेरे द्वारा अनुच्छेद का मैं 6 विषय पर अनुच्छेद लिखा हूँ, वो अनुच्छेद मैंने समझा करके ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, और ब्लैक बोर्ड पर लिख करके समझाने का प्रयास किया हूँ कि हमारे बच्चे उसे भली भांति समझ जाएं। तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 देख लिए, 3 देख लिए, जो बाद का विषय हो गया पत्र लेखन और अनुच्छेद। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। इसके लिए हमको दिया है
13 अनुवाद, और 13 में से हमको बनाना कितना है, मात्र 6। तो जो आसान 6 लगेगा उन 6 वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद बना देंगे। इसी पेज पर एक अनुवाद है जिसको हम लोग देख लेते हैं। लिखा है यहाँ, अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। 6 बनाना है हमें, एक एक नंबर का है, तब हमको 6 नंबर प्राप्त होगा। पहला अनुवाद है हमारा, कमल अच्छा लड़का है। तो एकदम आसान है, तो कमल करता है तो क्या लिख देंगे, कमलः। नहीं, अच्छा का लिख देते हैं पुल्लिंग में, शोभनः। शोभनः, यहाँ लड़का है तो बालकः। कमलः शोभनः बालकः अस्ति। इस प्रकार से हमारा एक अनुवाद बन गया। अब आगे हम पेज को पलट देते हैं और यहाँ आ गए हम ख। कह रहा है कि तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। इसके लिए चारों ओर में हम लोगों ने पढ़ा था, अभितः परितः उभयतः योगे द्वितीया, जिसके साथ भी दोनों ओर, चारों ओर या सब ओर का अर्थ होगा, उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, आप सब्सक्राइब करके पीछे देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ हम लोग द्वितीया हो जाती है तो तालाब का सरोवर होता है, द्वितीया हो जाएगा तो हो जाएगा सरोवरम। नहीं, चारों ओर का होता है परितः, सरोवरम परितः वृक्ष है ना, तो यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए लिख देंगे सरोवरम परितः वृक्षाः सन्ति। इसका उत्तर हो जाएगा सरोवरम परितः वृक्षाः सन्ति। फिर हो गया, मुझको उसका स्वभाव अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, रुचता है, नहीं तो रुच्यार्थानां प्रियमाणा चतुर्थी विभक्ति होती है, और लिख देंगे मह्यम। यहाँ हो जाएगा मह्यम तस्य स्वभाव रोचते। मह्यम उसका का हो जाएगा तस्य स्वभावः। मह्यम तस्य स्वभावः रोचते, मुझको उसका स्वभाव जो है अच्छा लगता है। फिर आ गया, दुष्टों से उसकी रक्षा करो। रक्षा करो वित्रार्थानां भय हेतु पंचमे। दुष्टों से रक्षा करनी है, जिससे भी भय की जाए और जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ कह रहा है दुष्टों से, तो दुष्टा नाम हो जाएगा ना, या पंचमी में बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुष्टेभ्यः होगा ना, क्या हो जाएगा, दुष्टेभ्यः। दुष्टेभ्यः तम, उसकी का हो जाएगा, और रक्षा का हो जाएगा त्रायते। दुष्टों से उसकी रक्षा करो, त्रायते। दुष्टेभ्यः तम त्रायते। फिर हो गया, उसके साथ उसकी पत्नी भी है। यहाँ सार्थे तृतीया है, कारक प्रकरण का सूत्र है सार्थे तृतीया, और यह हो जाएगा तेन सह तस्य भार्या अपि अस्ति। तेन सह तस्य भार्या, भी का हो गया अपि, तस्य भार्या अपि अस्ति। उसके साथ उसकी पत्नी भी है। उसके नीचे का हो गया, राजा निर्धनों को वस्त्र देता है। दानार्थी चतुर्थी पढ़े हम लोग, ये भी दान के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हो जाएगा निर्धनः नृपः, निर्धनों को बहुवचन है ना, निर्धनेभ्यः नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्रम ददाति। नृपः निर्धनेभ्यः, निर्धनों को, यहाँ भी वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि बहुवचन ही कर देते हैं। नृपः निर्धनेभ्यः वस्त्राणि, एक वस्त्र नहीं देगा, बहुत सारा वस्त्र देगा, तो वस्त्राणि ददाति। राजा जो है निर्धनों को वस्त्र देता है। फिर 6 कह रहा है कि सबों में उषा सुंदर है, सबों में। तो यतश्च निर्धारणम, यहाँ जो सूत्र है उपपद विभक्ति का षष्ठी या सप्तमी होता है, यतश्च निर्धारणम। जब किसी समूह में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो उस समूहवाची शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं सर्वाणाम, लिख सकते हैं या सर्वेषु। यहाँ लिख सकते हैं हम सर्वाणाम या सर्वेषु, कोई एक ही लिखेंगे। सर्वाणाम षष्ठी भी हो सकता है, सप्तमी भी हो सकता है, तो सर्वाणाम लिखेंगे या सर्वेषु लिखेंगे। उषा सुंदर है, तो यहाँ लिख देंगे उषा
स्त्रीलिंग है इसलिए लिख देंगे शोभना, नहीं और हो गया अस्ति, शोभना अस्ति सुंदर है। एकदम आसान अनुवाद फिर आ गया, वह गीत गाती है, तो यहाँ हो जाएगा सा गीतम गायति, वह गीत को गाती है। फिर आसानी है, गीता सुनाओ, तो गीता सुनाओ का क्या हो जाएगा, गीताम श्रावयतु, गीता को सुनाओ, गीता सुनाओ भाई। क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे, किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि, लिख देंगे यहाँ किम, यहाँ तुम का हो गया त्वम संस्कृतम, और यहाँ लिट लकार हो गया तो हो गया पठिष्यसि, किम त्वम संस्कृतम पठिष्यसि, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे। यह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक के सेंस में है नपुंसक लिंग, तो इदम, और ये हो जाएगा पुस्तकम, इदम पुस्तकम शोभनम, इदम पुस्तकम शोभनम, नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं, यहाँ कर देते हैं। यह पुस्तक अच्छी है, इदम पुस्तकम शोभनम अस्ति, यह पुस्तक जो है सुंदर है। और आगे अनुवाद है कि वे सब घर जाएं, वे सब घर जाएं, तो वे सब का क्या हो जाता है, ते आदेश है ना, आज्ञार्थक है, लोट लाकार, तो ते गृहम गच्छन्तु, तू तामंतु गच्छन्तु, ते गृहम गच्छन्तु, वे सब घर जाएं। तो ये हो गया हमारा अनुवाद। इसमें हमको 6 ही बनाना था, लेकिन हम तो सभी अनुवाद का आपको अध्ययन करा दिया। अब इसके बाद 4 क्वेश्चन अध्ययन कर लिए और हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। और इस पेपर के अनुसार जो 2021 में मैट्रिक एग्जामिनेशन हुआ है उसमें हमारा 5वां और इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में होगा, जो 16 अंक का होगा। 8 क्वेश्चन हमें लिखना होता है और ये 8 क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो 1 पर 2 नंबर मिलते हैं, तो 8 दूना 16 अंक का यह हमारा होगा। ऐसे हमारे पास ऑप्शन के रूप में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 16 हैं। इन 16 प्रश्नों को, ऐसे मैट्रिक परीक्षा में 16 प्रश्न आपके भी आएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर हमें हिंदी भाषा में ही लिखना होता है। लेकिन इन 16 में से हम सिर्फ 8 प्रश्न जो हमको आसान लगेगा, उचित लगेगा, उन्हीं 8 प्रश्नों का सिर्फ उत्तर लिखेंगे, सही लिखेंगे। तो आइए हम इन प्रश्नों का भी आपको अध्ययन करा देते हैं। तो यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, हम तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बता देते हैं, प्रयास करेंगे कि सबका बता दें। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, शास्त्रकारा एक पाठ है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ जो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। इस प्रकार लिखेंगे इसका उत्तर, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है। तो इसके लिए लिख देंगे कि विश्व शांति के सूर्योदय का पता किसी भी देश के आपत्ति काल में दूसरे देश द्वारा जो सहायता राशि या आज सामग्री भेजी जा रही है, इससे हमें पता चलता है कि विश्व शांति का सूर्योदय जो है होने वाला है और संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित होने वाली है। जब सहायता की भावना एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच हो रही है तो अवश्य ही विश्व शांति का सूर्योदय होगा। आगे क्वेश्चन ग हो गया हमारा। ग कहता है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे हम कि हर परिस्थिति में हमें धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लिखा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन घ कहता है कि बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। तो लिखेंगे बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए तर्क दिया कि मेरे नाखून और दांत अब गल गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे द्वारा अनेक गायों तथा मनुष्यों का वध किया गया,
जिसके कारण मेरे पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु हो गई। अब मैं पुण्य करना चाहता हूं, दान करना चाहता हूं। बाघ स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यही तर्क दिया, आप लिखेंगे। फिर कह रहा है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन जो है अंगौ है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ का है, जहाँ राम जो है सीता को मंदाकिनी की शोभा का दर्शन करा रहे हैं। तो उससे यह प्रश्न है कि पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है अंगौ। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, मंदाकिनी नदी के दोनों किनारों पर स्थित पेड़ पौधे फूल और लताओं के शीर्ष भाग तेज हवा के चलने से इस प्रकार हिल रहे हैं मानो पर्वत नृत्य कर रहा हो। और यहाँ पर्वत की चर्चा की गई है मंदराचल पर्वत की। समुद्र मंथन में जब मंदराचल पर्वत को डाल करके मंथन किया जा रहा था तो एक तरफ से राक्षस और एक तरफ से देवता थे। कभी राक्षस खींचते थे और कभी देवता खींचते थे। तो वह पर्वत उस समय क्या कर रहा था, नृत्य कर रहा था। और वहीं जो है इन पेड़ पौधे और लताओं के शीर्ष भाग के हिलने से राम कह रहे हैं सीता को कि देखो मालूम पड़ रहा है कि ये पर्वत जो है नृत्य कर रहा है। आगे 4 क्वेश्चन है, कह रहा है कि मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम कि जब उनके प्रिय ससुर जी का निधन हो गया तब मूल शंकर में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लिख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। आप इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक वाक्यों में जो है इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ज़्यादा लंबा लिखना भी नहीं है। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। 6 तो कह रहा है कि राम प्रवेश राम अपने शिक्षक तथा उस शिक्षक की शिक्षण शैली से प्रभावित होकर के अध्ययन में निरत हो गया और वह जो है लोक प्रशासन में श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। जो कह रहा है, यहाँ आप क्वेश्चन नंबर जो आ गया और जो कह रहा है कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं। जो इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पद्य पढ़ा है, अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इस संसार में हमेशा प्रिय बोलने वाले सुलभ तथा अप्रिय और सत्य बोलने वाले तथा सुनने वाले दुर्लभ हैं। इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं। तो इस संसार में हमेशा प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ हैं और हमेशा सत्य और अप्रिय बोलने वाले दुर्लभ हैं। फिर कहता है कि नरक के द्वार कौन कौन हैं। तो लिख देंगे कि नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। इसलिए हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। यो क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि 600 संस्कारों का उल्लेख करें। 662 संस्कार 6 हैं। यहाँ उल्लेख करने को कह रहा है 600 संस्कार 6 हैं। लिखेंगे जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेद। और उसके बारे में लिख देंगे जात कर्म। मनुष्य जो है, जो ही बच्चा जन्म लेता उसका जात कर्म संस्कार हो जाता है कि वह पुरुष है या स्त्री है। फिर उसका कुछ नामकरण होता है, कुछ नाम रख दिया जाता है। फिर निष्क्रमण होता है, जिस कक्ष में वह अपनी माँ के साथ रहता है उससे बाहर निकलता है। फिर अन्नप्राशन, जिसे हम लोग चटौना कहते हैं, वह होता है। फिर चूड़ा कर्म हो जाता है, बाल काटने की रस्म होती है। और फिर कर्णवेद हो जाता है। इस प्रकार से 600 संस्कार हैं और 600 संस्कारों की संख्या 6 है। फिर कहता है कि भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है और हम लिखेंगे इसके लिए कि भारत भूमि वत्सला और धन्य है। लिखा भी हुआ है पद्य के माध्यम से कि भारत भूमि क्या है, वत्सला है और धन्य है। यहाँ रहने वाले लोग देवतुल्य तथा देशभक्त हैं। कौन लोग रहते हैं। तो देवतुल्य लोग रहते हैं, देशभक्त रहते हैं। भारत भूमि कैसी है, वत्सला हैं, धन्य है हमारी माँ। अब इस पेज पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कहता है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करें। संस्कृत साहित्य लेखिका हमको पाठ पढ़ना है संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में।
उससे यह प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में पंडिता क्षमा राव का क्या योगदान है, बताएं। तो उत्तर लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव का योगदान अत्यंत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने अनेक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना किया। उन्होंने अपने पिता के जीवन चरित्र पर आधारित शंकर चरितम, गांधी जी से प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि गद्य पद्य ग्रंथों की रचना करके उन्होंने संस्कृत साहित्य का संवर्धन किया। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर ड कहता है कि चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखें। ये तो बड़ा ही रोचक पाठ है, आप अध्ययन करेंगे। चारों आलसियों का संवाद अर्थात बातचीत, चारों आलसी कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो अलसशाला में लिखेंगे आप कि अलसशाला में आग लगने पर चारों आलसियों का संवाद इस प्रकार है। पहले आलसी ने कहा कि यह कैसा कोलाहल है। तब दूसरे आलसी के द्वारा कहा गया, मालूम पड़ता है घर में आग लग गया है। फिर तीसरा आलसी कहा कि यहाँ कोई धार्मिक नहीं है जो हम लोगों के ऊपर जल से भिगा करके चटाई डाल दे जिससे हम लोगों की रक्षा हो जाए। तब तक चौथा आलसी कहने लगता है कि अरे बहुत बोलने वालों, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। इस प्रकार जो है चारों आलसियों का संवाद है। आगे हम आ गए क्वेश्चन नंबर ढ में। ढ कहता है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो लिखेंगे आप कि राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में पटना को सरस्वती का कुलगृह कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ उपवर्षाचार्य, पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, बर्रुचे, पतंजलि तथा परीक्षित जैसे विद्वानों ने जन्म लिया और प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वहाँ उन्होंने पद्य के माध्यम से लिखा है कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याडिः वर्रुचे पतंजलि परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मुः। तो इस प्रकार लिखेंगे आप। और क्वेश्चन है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो आत्मा लिखेंगे आप कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। प्रथम पाठ मंगलम में ही हमें इसका अध्ययन करना है। और फिर आ गए हम केशांत संस्कार का वर्णन करें। तो केशांत संस्कार, लिखेंगे आप केशांत संस्कार में गुरु के घर पर ही शिष्य का पहली बार क्षौर कर्म यानी मुंडन होता था और गोदान उस समय मुख्य कर्म था। शिष्य के माता पिता द्वारा गुरु जी को गाय दान की जाती थी। यही केशांत संस्कार था। और उस दिन से बच्चा जो है अपने घर से निकल करके गुरु जी के यहाँ रहने लगता था और वह ब्रह्मचारी कहलाता था। आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था। तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़े थे हम लोग ऑब्जेक्टिव, पहले 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैंने वीडियो बनाया और आज हम लोगों ने जो विषयनिष्ठ जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, अनुवाद है और गद्यांश है, उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। शेष जो हम लोगों का बच गया पत्र लेखन और अनुच्छेद, वह भी हम आप लोगों को बना के उसका वीडियो डाल देंगे ताकि 2022 के मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले हमारे किसी भी छात्र को संस्कृत विषय में कोई कमी महसूस न हो। वह जब बैठे तो उसको प्रश्न पत्र आसान लगे। यह पढ़ाया हुआ मेरा आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कर दें। 10वीं की परीक्षा दे चुके या 10वीं परीक्षा देने वाले बच्चों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वो बच्चे जो है लाभान्वित हों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।